नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूँ डीसीएन डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में आप उन चुनिंदा प्रश्नों का देखेंगे जो पिछले 4-5 दिनों में आपके देश में, राज्य में और विदेश में घटित हुई है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से आपका सेशन नहीं हो रहा था किसी कारणवश। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार सेशन के एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। क्या है कोटेशन? खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं हम। बड़ा लाजमी बात है दोस्तों, जब आप शमशान में किसी को कंधा दे के जाते हैं, कोई मृत व्यक्ति अगर शमशान में जाता है तो उसका बेटा यानी किसी का बाप मरता है, किसी का बेटा मरता है, किसी का कोई रिलेटिव मरता है, उस शमशान तक उसको बड़ी ही शिद्दत से ले जाता है, रोते बिखरते क्या सर एकदम। लेकिन जहाँ उसके अर्थी में को कंधा देने के बाद जहाँ उसको अग्नि देता है, उसके बाद उसी का लोग पूछता है और कितना देर लगेगा। ऐसा पूछता है कि नहीं सर? और कितना देर लगेगा? तो आपको कोई आपके साथ नहीं है, न भाई, न बाप मतारी, न पत्नी, दुनिया में कोई नहीं है। आप अकेले आए हैं, अकेले जाइएगा। आग चिता में आग देने के बाद बच्चा पूछता है, चाहे और लोग पूछता है कि और कितना देर लगेगा। सोचिए कि अगर आप देख रहे होइएगा तो आपके दिल पर क्या बीतेगी दोस्तों आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भारत का पहला पीपी ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है। तो दोस्तों भारत का पहला पीपी ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट आपको इंदौर में, कहाँ दोस्तों? इंदौर में, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। लगातार 7वीं बार ये स्वच्छता सर्वेक्षण में, किस सर्वेक्षण में दोस्तों? स्वच्छता सर्वेक्षण में फर्स्ट पर रही है। लगातार कितनी बार? 7वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण में फर्स्ट पर रही है। और वहीं पे दोस्तों पहला पीपी, भारत का पहला पीपी ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट शुरू किया गया है। अब आते हैं आज के पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दिवस से है कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। तो दिवस मनाने से सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों उसके थीम को याद रखना कि थीम क्या होता है। अक्सर आपके परीक्षा में पूछ देगा कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी। आप वहाँ पे क्या हो जाइएगा, गच्चा खा जाइएगा। अक्सर बैंकिंग के स्टेटमेंट के परीक्षा में पूछा जाता है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस या फलाना दिवस का 2025 का, 2024 का, 2023 का थीम क्या था दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम लोग 23 मार्च को मनाते हैं और 23 मार्च के दिन ही सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों। तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2025 को मनाया गया, जो विश्व मौसम संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ है। 2025 की इसकी थीम की अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना। क्या दोस्तों? एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को पाटना, यानी क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका दिवस से ही है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे यानी वन डे कब मनाया गया है दोस्तों? तो ये 21 मार्च को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 21 मार्च को मनाया गया है इंटरनेशनल वन डे। इसके विषय की अगर बात कर ली जाए, विषय वस्तु 2025 की अगर थीम की बात हम लोग करें तो वन और भोजन। क्या है दोस्तों? वन और भोजन 2025 की अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की क्या है? थीम है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट INTAC का अध्यक्ष चुना गया है। किसे चुना गया है? विनोद कुमार शुक्ला, अशोक ठाकुर, राजीव शुक्ला की श्रीधर मिश्रा। तो दोस्तों अभी श्री अशोक सिंह ठाकुर को 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो 1984 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। 1984 में इसकी स्थापना होती है। इंटक भारत की अग्रणी विरासत संरक्षण संस्था है जो सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मूर्त और अमूर्त विरासत को संरक्षित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अशोक सिंह ठाकुर। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है
कि हाल ही में हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। उनके 5 दशक के साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। उनकी प्रशंसित रचनाओं में नौकर की कमीज, क्या दोस्तों? नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और बच्चों की किताबें शामिल है। उनकी उपलब्धियां की बात की जाए तो गजानन माधव मुक्तिबोध, फेलोशिप, राजा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि ये शामिल है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं, जिन्हें हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है 2025 में। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल, किसे दोस्तों? अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला है। जस्टिस जय माल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। तकाशी नाकाजिमा होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। अमिताभ मुखर्जी को NMDC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। अजय भादु को GEM का CEO नियुक्त किया गया है। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ये कुछ नियुक्तियां हैं दोस्तों जो आपके सामने है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 2040 तक चंद्र मिशन और 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों इसरो के अभी प्रमुख है डॉक्टर वी नारायणन। इन्होंने घोषणा किया है कि इसरो का लक्ष्य जो है, आगामी लक्ष्य है 2040 तक किसी भी भारतीय को चंद्रमा पर उतारना। क्या दोस्तों? किसी भी, अगर आप चंद्रमा पर जाने के शौक रखते हैं, माना है चंद्रमा पर जाने का सर, चंद्रमा पर जाने की आपको इच्छा है, अपने महबूबा को, अपने पत्नी को, अपने गर्लफ्रेंड को, अपने मासूका को अगर आप चंद्रमा पर ले जाना चाहते हैं, माई बाबूजी को नहीं ले जाना चाहता है ले जाना चाहते हैं तो आप इसरो से संपर्क साधा कीजिए। इसरो आपको 2040 तक चंद्रमा पर उतार सकता है। इसके लिए आपसे मोटी रकम उछलेगा, जिसमें आपको अपना किडनी और दिल, फेफड़ा, गुर्दा ये सब बेचकर जाना होगा दोस्तों और 2035 में तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी लॉन्च करेगा। जापान के साथ मिलकर विकसित किया गया चंद्रयान 5 भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मिशन है दोस्तों। तो ये किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा किया गया है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली, ब्रुसेल्स, यूरोपीय संघ के सिंगापुर। तो दोस्तों अभी भारत और यूरोपीय संघ ने, ये क्या होता है दोस्तों, जरा इस पर विगतवार चर्चा करते हैं। तो भारत और यूरोपीय संघ ने नई दिल्ली में मुआनुपुई सैवी और मैसी स्टेनजेक के नेतृत्व में अपना चौथा समुद्री सुरक्षा संवाद आयोजित किया है। दोनों पक्षों ने सुरक्षित समुद्री वातावरण और वैश्विक कल्याण के लिए सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की है। साथ ही साथ देखेंगे यूरोपीय संघ में, यूरोप में 27 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है दोस्तों। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 1993 में हुआ था। अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियन है इसके वर्तमान में अध्यक्ष। तो ये दोस्तों यूरोपीय संघ के बारे में कुछ संक्षिप्त और लघु जानकारी आपके सामने स्क्रीन पर रखा गया है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में भारत ने अपना दूसरा स्वदेशी फ्रिगेट डैश लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी भारत की नेवी ने भारत प्रोजेक्ट 1135.6 1135.6 का दूसरा फ्रिगेट तपस्या, क्या दोस्तों? तपस्या गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 22 मार्च 2025 को लॉन्च किया है, जो भारत की नौसेना को आत्मनिर्भर को दर्शाता है। यह पूर्णतः स्वदेशी है दोस्तों। तपस्या क्या है? पूर्णतः स्वदेशी है। तपस्या का जो नामकरण है दोस्तों भीम के गदा से, किसके? भीम के गदा के नाम पर इस युद्धपोत का नाम दिया गया है। इस युद्धपोत में दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल, सोनार, स्टील तकनीक और बहुयामी युद्ध के लिए उन्नत प्रणालियां है। उच्च स्वदेशी सामग्री के साथ तपस्या आत्मनिर्भर और घरेलू रक्षा उत्पादन को क्या करता है? बढ़ावा देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा, तपस्या हो जाएगा। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों?
तो गोवा के शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है 22 मार्च 2025 को। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है। देखिए दोस्तों, हाल फिलहाल में रविचंद्र अश्विन 2024 में भारतीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। हालांकि ये IPL खेल रहे हैं दोस्तों, और मुंबई इंडियंस के माफ कीजिएगा चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं दोस्तों। इनका एक बहुत छोटा, एक बहुत विवादित बयान आया था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं मानते हैं। मालूम है सर, इन्होंने बयान दिया था कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं मानते हैं। उसी पर क्या हो गया था, देश में काफ़ी बवंडर हुआ था। तो अब चेन्नई नगर निगम ने एक फैसला लिया है कि चेन्नई के, चूँकि चेन्नई के रहने वाले हैं दोस्तों, चेन्नई के सुप्रसिद्ध क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने स्पष्ट कहा था कि हिंदी हमारी मातृभाषा नहीं है। तो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर के द्वारा इनको तो मान सम्मान देना बहुत ज़रूरी ना है। तो चेन्नई के पश्चिमी मालम्बन में रामकृष्णपुरम प्रथम स्ट्रीट का नाम बदलकर रविचंद्र अश्विन रोड रखा जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। मार्च में ये नामकरण हुआ है दोस्तों इनका। और ये भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट के बहुत अच्छे, बहुत शानदार बॉलर थे दोस्तों। अभी ये फिलहाल तीनों फॉर्मेट से, टेस्ट, T20 और वनडे से संन्यास ले लिए हैं। IPL में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में तवी फिल्म उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में तवी फिल्म उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जयपुर में। तो जयपुर में फीफा का किया गया था। सूरत, जम्मू कश्मीर के देहरादून, जम्मू कश्मीर में दोस्तों अभी तवी फिल्म उत्सव का उद्घाटन किया गया है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर दोस्तों भारत का केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। वहाँ से 370 धारा हटने के बाद 2019 में 370 धारा हटा था, और जम्मू कश्मीर को 2 पार्टों में बांटा गया था, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में PDP की, यानी क्या नाम है उसका सर, मनोज कुमार सिन्हा वहाँ के LG है, उपराज्यपाल है दोस्तों। और अगर आप जान रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के बारे में, नाम मिस कर रहे हैं, तो ज़रा कमेंट सेक्शन में आकर आपको उसका उत्तर दीजिए। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली FIR की है। रेशम किसान मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में किया गया है। जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा का नया महानिरीक्षक शशांक आनंद को नियुक्त किया गया है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है। कौन है? उमर अब्दुल्ला दोस्तों। मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर का बंधवाल गांव संक्रमक घोषित किया गया है। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया हुआ। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ है। तब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों कि हाल ही में कौन सा देश लगातार विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? हाल ही में कौन सा देश लगातार विश्व खुशहाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड दोस्तों। कौन? फिनलैंड लगातार खुशहाली में, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर रहा है। आइए जरा इसका विश्लेषण करते हैं, क्या है इसकी। फिनलैंड ने लगातार 8वें वर्ष विश्व के सबसे प्रसन्न देशों के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। उसके बाद अगर बात की जाए तो डेनमार्क 2 नंबर पे है दोस्तों। 3 नंबर पर आपका आइसलैंड है। 4 नंबर पर स्वीडन है। 5 नंबर पर नीदरलैंड है। और 6 नंबर पर कोस्टा रिका है। उसके बाद नॉर्वे है 7 नंबर पर। 8 नंबर पर इजराइल, लग्जमबर्ग 9 नंबर पर, और 10 नंबर पर मैक्सिको है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस सारे देशों को देखकर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारे देश उतना धनी नहीं है सर। ये सारे देश उतना धनी नहीं है, रिच नहीं है। रिच में चीन है, अमेरिका है, रूस है, जापान है, इंडिया है। ये सब धनी देशों में, यानी आर्थिक रूप से संपन्न देश है। ये सब देश आर्थिक रूप से संपन्न देश नहीं है, लेकिन ये सब फिर भी खुशहाल है। यहाँ के लोग फिर भी खुशहाल है, क्योंकि उनको क्या है? संतोष है। संतोषम परम सुखम। जिंदगी में ये वाक्य अपने जहन में डाल लीजिए, संतोषम परम सुखम। अगर आप जितना आपके पास संतोष है, जितना संतोष करके रख रहे हैं, उतना ही आप सुखी समृद्धि है दोस्तों। और अधिक कमाने वाला आदमी, जैसे सर बहुत पैसा कमाते हैं, तो अधिक कमाने वाला आदमी हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा तत्पर रहता है, भाग दौड़ बना रहता है। हम देखिए कम पैसा कमाते हैं, एकदम रिलैक्स रहते हैं, बिंदास रहते हैं। अफगानिस्तान
कि अगर बात की जाए अफगानिस्तान सबसे कम प्रसन्न देश है, जिसके बाद सिएरा लियोन और लेबान का स्थान है। अब बात की जाए भारत की तो 147 देश में भारत 118वें स्थान पर है। बुझ लीजिए इसे आप लोग कितने स्थान पर है, जो 2022 में सर्वाधिक 94वें स्थान पर और 2012 में सबसे कम 144। 2012 की बात की जाए दोस्तों तो 147 देशों में 144 स्थान पर था भारत। आइए आगे बढ़ते हैं। यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलिंग रिसर्च सेंटर, गैबल और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान के नेटवर्क के सहयोग से तैयार किए गए। प्रशंसा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? रिपोर्ट में 6 प्रमुख कारण के आधार पर प्रशंसा का मूल्यांकन करती है। सामाजिक समर्थन, पहला कारण क्या है? सामाजिक समर्थन। दूसरा है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लंबी दूरी की धावक अर्चना जादव पर डोपिंग के उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो इन पर दोस्तों 4 साल का प्रतिबंध लगा है। ये लंबी दूरी की धावक है दोस्तों, क्या नाम है इनका? अर्चना जादव है। डोपिंग यानी खेलने से पहले नशा जो करके जो खिलाड़ी जाते हैं उन पर क्या फिक्स होता है? डोपिंग उल्लंघन के कारण इन्हें 4 साल का प्रतिबंध लगना पड़ा है। भारतीय क्रिकेट टीम में श्रीसंत को लगा था दोस्तों, कैरियर डूब जाता है उससे। 57वां नेशनल खो खो चैंपियनशिप 31 मार्च से कहाँ शुरू होगा? तो दोस्तों 57 नंबर का जो खो खो है चैंपियनशिप 31 मार्च से उड़ीसा में, कहाँ दोस्तों? उड़ीसा में यह शुरू होने जा रहा है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और मोहन चरण मांझी उड़ीसा के क्या है? मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसित गांव योजना शुरू की है। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा के कोणार्क में हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। प्रख्यात उड़ीसा के कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उड़ीसा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ है। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि बीसीसीआई ने भारतीय टीम को आईसीसी जीत पर कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, जिसमें इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। इसमें बीसीसीआई दोस्तों भारत को 57 करोड़, कितना? भारत को 57 करोड़ रुपया इनाम स्वरूप देने वाली है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय रेलवे ने किस आईआईटी के साथ मिलकर हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर, किसके साथ? आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो भारत ने किस देश को कृषि बढ़ावा देने के लिए $1 मिलियन की मशीनरी भेजी है? तो दोस्तों भारत ने अभी कृषि उत्पादक को बढ़ावा एवं भारत सूरीनाम, किसके? भारत सूरीनाम के रिश्तों को, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सूरीनाम को यानी दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा देश है, इसे दोस्तों $1 मिलियन का मशीनरी क्या है? भेजी है। राजधानी की बात की जाए तो पारामरीबो है, भाषा इसकी डच है, राष्ट्रपति चांद संतोखी है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सूरीनाम हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में सेंट्रल एशिया यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों सेंट्रल एशिया यूथ डेलीगेशन की मेजबानी अपना देश भारत कर रहा है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम IVIP के तहत 22 से 28 मार्च 2025 तक भारत में तीसरे मध्य एशिया युवा प्रतिमंडल यानी सेंट्रल एशिया यूथ डेलीगेशन की मेजबानी करने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य युवा सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और भारत और मध्य एशिया के देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों को क्या करना है? मजबूत करना है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा? तो दोस्तों
पंजाब, कौन? पंजाब राज्य अपने विधानसभा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेगा। यानी सांकेतिक भाषा समझते हैं, जो इशारा से, जैसे कि आप टीवी पर मुख बाधिर देखते होइएगा, इशारा से बातचीत ऐसे ऐसे करेगा। जैसे आप जियो अभी देख रहे हैं, जियो पर IPL चल रहा है, तो उस लैंग्वेज में जाइएगा तो एक मुख बाधिर आता है दोस्तों, वहाँ टिपिएगा तो मैच चलते रहेगा, अनाउंसमेंट होगा। लेकिन जो नहीं सुन सकते हैं उनके लिए इशारा से छक्का, तो ऐसे ऐसे जाएगा, बताएगा चौका। इस तरह का सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पंजाब से कुछ संबंधित रिलेटेड फैक्ट है यहाँ पे। पंजाब की विधानसभा में सर्च इंजन लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। पंजाब में साइबर अपराध, फोरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई है। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया है। और ये अगले प्रश्न की तरफ, हाल ही में उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तो दोस्तों उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना ये हरियाणा में, कहाँ? हरियाणा में ये स्थापित होने जा रही है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है, किस राज्य की सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटन शुल्क लगाया है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है दोस्तों सेशन आज का मेरा यहीं समाप्त हुआ। वीडियो हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।